हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्रेन टीजर बायोलॉजी में। आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक शेर याद आ गया है, वो शेर सुनिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। शेर क्या है? जिन्हें जहर पीने की आदत हो वो शरबतों से दिल लगाया नहीं करते। अरे, जिन्हें जहर पीने की आदत हो वो शरबतों से दिल लगाया नहीं करते। हर घड़ी मौत से खेलने वाले जिंदगी से इश्क लड़ाया नहीं करते। अरे वो तो नादानी थी हमारी, वो तो नादानी थी हमारी कि रास्ता भटक गए। वरना जिन्हें बाज की तरह बादलों से ऊपर उड़ना हो वो जमी की कलियों पे मंडराया नहीं करते। वो जमी की कलियों पे मंडराया नहीं करते। कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए, आज का क्या सेशन है? पिछले हम लोग पढ़े थे, स्टार्ट किए थे अपने बायोलॉजी मैराथन का चैप्टर स्टार्ट किए थे द लिविंग वर्ल्ड। क्लास 11th का पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे थे लिविंग के बारे में पढ़ रहे थे। पहला टॉपिक पढ़ रहे थे लिविंग के बारे में। लिविंग क्या होता है, लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। पूरा टोटल 12 कैरेक्टरिस्टिक जानना था हम लोग को, जिसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे हम लोग और कुछ बाकी रह गया था। तो जो बाकी रह गया था आज के लेक्चर में कवर हो जाएगा। जो बाकी रह गया है वो आज के लेक्चर में कवर हो जाएगा। हम लोग रिप्रोडक्शन तक पढ़ चुके थे। टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, जिसमें से कौन कौन आ गया था? डेफिनिट शेप एंड साइज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म और कौन था? रिप्रोडक्शन था। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ना है हम लोग को होम्योस्टैसिस। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वो है होम्योस्टैटिस। छठा कैरेक्टरिस्टिक था ये होम्योस्टैसिस का, होम्योस्टैसिस। सुनिए इस वर्ड का मतलब क्या है। सबसे पहले ये सुनिए, होम्योस्टैसिस का मतलब होता है ना, देखिए इस वर्ड को ही तोड़ लेते हैं, वर्ड को ही 2 भाग में तोड़ देते हैं। हम तो पहले ही बताए हैं बायोलॉजी क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ वर्ड्स। वर्ड को ब्रेकडाउन कर लिया जाए, ठीक है। चलिए, होमो या होम्यो को होमो कर लो और स्टैसिस 2 भाग में तोड़ लो। होम्यो वर्ड होमो से आया है और ये स्टैसिस। होमो का मतलब होता है सिमिलर या सेम, और स्टैसिस का मतलब होता है स्टैटिक, रुका हुआ, रेस्ट या रुका हुआ, या कांस्टेंट बोल दो, कांस्टेंट। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब निकलता है उसका, लेकिन हम लोग यहाँ पे यही मतलब रखेंगे। होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होगा? होमो का मतलब सिमिलर और स्टैसिस का मतलब कांस्टेंट इसका मतलब यहाँ पे रखते हैं। तो होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रख सके, अपने बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को अगर कोई ऑर्गेनिज्म कांस्टेंट रख सके तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? होम्योस्टैसिस बोलते हैं। और सिंपल इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट एंड फेवरेबल इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन। इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन सुटेबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी के ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए, प्रॉपर फंक्शन कर सके, उसके लिए उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसका इन्वायरमेंटल कंडीशन है, इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन है, उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा और फेवरेबल होना चाहिए। वो जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो फेवरेबल होना चाहिए और उस फेवरेबल कंडीशन को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। वही प्रोसेस कहलाता है होम्योस्टैसिस। इट इज द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट एंड फेवरेबल इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन सुटेबल फॉर फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी ऑर्गन्स के लिए जो इंटरनल इन्वायरमेंट कंडीशन सुटेबल हो उसी
इन्वायरमेंटल कंडीशन को कांस्टेंट रखना और फेवरेबल होना ही चाहिए वो, ठीक है। यही क्या कहलाता है, होम्योस्टैसिस कहलाता है। ये होम्योस्टैसिस जो है ये दो चीज़ों के लिए होता है, होम्योस्टैसिस दो चीज़ों के लिए होता है, मतलब कि वो इंटरनल इन्वायरमेंट कंडीशन क्या है, दो चीज़ों को मेजरली रखा जाता है होम्योस्टैसिस के अंदर। वो है एक थर्मो रेगुलेशन और एक होता है ऑस्मो रेगुलेशन। यहाँ रेगुलेशन का मतलब होता है कांस्टेंट रखना। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट रखना, ठीक है। थर्मो का मतलब हीट होता है, थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट। तो इस प्रोसेस में, थर्मो रेगुलेशन वाले प्रोसेस में क्या रहेगा, हीट कांस्टेंट रखेगा। जैसे हम लोग के हीट या टेम्परेचर का लो, हीट या टेम्परेचर, हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रखता है। आप लोग को पता है हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो क्या है, हम लोग के बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, होम्योस्टैसिस हो रहा है। कह सकते हैं कि हम लोग के बॉडी के अंदर होम्योस्टैसिस हो रहा है। लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म होम्योस्टैसिस नहीं कर पाते हैं, वो देखेंगे आगे, जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे पता चल जाएगा कि कौन ऑर्गेनिज्म होम्योस्टैटिक होता है, तो होम्योस्टैसिस अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रख पाता है, और कौन सा ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट नहीं रख पाता। जवान लड़खड़ा रहा है, पानी पी ले थोड़ा सा। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, थर्मो रेगुलेशन समझ में आया, इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। और ऑस्मो रेगुलेशन होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है सॉल्ट एंड आयंस। बॉडी के अंदर जितने भी सॉल्ट एंड आयंस पाए जाते हैं, आयंस होते हैं, बॉडी के अंदर जितने भी सॉल्ट एंड आयंस होते हैं उनका रेगुलेशन करना, उनको कांस्टेंट रखना, यह कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन। इतना कंप्लीट है, सही है इतना। आगे चलते हैं। अच्छा, ये सॉल्ट एंड आयंस क्या होता है, ये बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ लेंगे क्या क्या होता है सॉल्ट एंड आयंस बॉडी के अंदर, ठीक है। अभी उतना जानना नहीं है। वैसे सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं वो, उसमें भी बहुत सारा आयंस होते हैं, ठीक है। होम्योस्टैसिस हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ना है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, वो है कॉन्शियसनेस। इसको नोट कीजिए, इसको मिटा के नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाते हैं। हो गया, मिटा दें। तेरी झलक सिर्फ श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। नेक्स्ट है हमारा कॉन्शियसनेस। दिख रहा है ऊपर, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। कॉन्शियसनेस, देखिए कॉन्शियसनेस क्या होता है। कॉन्शियसनेस में हम लोग को दो चीज पढ़ना होता है कॉन्शियसनेस के अंदर, या इसको हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस भी लिख सकते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस। इसके अंदर दो चीज पढ़ना होता है, कॉन्शियसनेस या रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर हम लोग को दो चीज पढ़ना होता है। एक पढ़ना होता है स्टिमुलाई, ये स्टिमुलाई क्या होता है, और दूसरा रिस्पॉन्स। दोनों एक दूसरे के कंपेरेटिव है, स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स। स्टिमुलाई होगा तो उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। जैसे गाल पे झापड़ पड़ता है, रिस्पॉन्स मिलता है ना, उल्टा झापड़ मारते हैं या फिर रोने लगते हैं, ठीक है, तो वही है रिस्पॉन्स। स्टिमुलाई क्या पड़ा, झापड़ पड़ा, और रिस्पॉन्स क्या दिए, या तो उल्टा मार दिए या तो फिर रोने लगे, ये रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये क्या है कॉन्शियसनेस, इट इज द अवेयरनेस ऑफ एक्सटर्नल surrounding. It is the awareness of surrounding and respond to external stimuli. कॉन्शियसनेस होता है अपने आसपास का सराउंडिंग जो है उसके बारे में जानकारी होना, यही होता है कॉन्शियसनेस। और मतलब कि आसपास में जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्टिमुलस है, जो भी चीज़ें हो रही है, उसके प्रति हम लोग का जो रिस्पॉन्स देना है, यही होता है
क्या, कॉन्शियसनेस। ठीक है, दो चीज़ें हैं, स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स। स्टिमुलाई क्या है कि बाहर की दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही है, बाहर की दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही है वो एक स्टिमुलाई की तरह हो रहा है, और हम लोग का उसके प्रति रिस्पॉन्स देना, ये रिस्पॉन्स है। उसके प्रति हम लोग का सजग होना, किसी प्रकार का प्रक्रिया करना, किसी प्रकार का एक्टिविटी करना, ये क्या है, रिस्पॉन्स है। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम्पल दिए ना झापड़ वाला, झापड़ पड़ा वो स्टिमुलाई है, गाल पे झापड़ पड़ा वो स्टिमुलाई है, और उस झापड़ के प्रति हमने जो भी एक्टिविटी किया वो क्या है, हमारा रिस्पॉन्स है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ये। अब इसमें से करना क्या है, स्टिमुलाई का लिख दें। क्या होता है स्टिमुलाई? स्टिमुलाई स्टिमुलाई आर परसीव्ड बाय, स्टिमुलाई आर फैक्टर्स, स्टिमुलाई आर फैक्टर्स which perceived by sense organ, perceived by sense organ। स्टिमुलाई वैसा फैक्टर है जिसको सेंस ऑर्गन के द्वारा परसीव किया जाता है। ठीक है, या रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्या है? एनी एक्टिविटी, डूइंग एनी एक्टिविटी, डूइंग एनी एक्टिविटी, एक्टिविटी ड्यू टू रिस्पॉन्स, ड्यू टू स्टिमुलाई इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। क्या है? स्टिमुलाई कोई भी एक ऐसा फैक्टर जो सेंस ऑर्गन के द्वारा रिसीव किया जाएगा, परसीव किया जाएगा, वो स्टिमुलाई होगा। और रिस्पॉन्स क्या है? अगर किसी स्टिमुलाई की वजह से कोई अगर हम एक्टिविटी किए हैं तो वो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स हो जाएगा, वो हमारा रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे ज़्यादा धूप लगता है तो उसके रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, क्या एक्टिविटी करते हैं कि हम लोग छांव में चले जाते हैं, तो वो क्या है, धूप के प्रति हमारा रिस्पॉन्स है। धूप एक स्टिमुलाई की तरह पड़ा है, और उसके बाद जो हमने एक्टिविटी किया कि छांव में चले गए, तो वो हमारा रिस्पॉन्स था धूप के प्रति। ठीक है, यही हमारा कॉन्शियसनेस होता है, और ये हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जितने भी जिंदा चीज होंगे वो हर एक के अंदर होगा रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलाई, सॉरी कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस हर किसी के पास है, चाहे वो किसी प्रकार से हो। जैसे एक अमीबा का एग्जाम्पल लें, एक अमीबा का एग्जाम्पल लें, ये अमीबा है, यूनिसेलुलर होता है। अब भैया बोलोगे सर इसके पास क्या कॉन्शियसनेस होता है, इसको झापड़ मारे क्या? झापड़ मार के देखें? नहीं भैया, इसको झापड़ नहीं मारना, लेकिन फिर भी ये रिस्पॉन्ड करता है, मतलब कि ये रिस्पॉन्स देता है, इसके पास कॉन्शियसनेस होता है, रिस्पॉन्सनेस होता है। कैसे कि तुम लोग नहीं जानते तो जान लो कि जो अमीबा होता है ना, उसके पास कोई मुंह नहीं होता है, कोई माउथ नहीं होता है। खाना कैसे खाता है सर? खाना ये अपने, ये जो इसका बाहर का लेयर है, एक सेल है ना, तो सेल मेम्ब्रेन है इसका, जो बाहर का सेल मेम्ब्रेन है। जब इसके पास खाना, आसपास जब खाना आता है तो इसको पता चल जाता है, मतलब इसके पास चेतना है, कॉन्शियसनेस है, तब ना पता चलता है। और जब आसपास में खाना आता है तो उसके प्रति ये रिस्पॉन्ड भी करता है। मतलब ये क्या हुआ, खाना इसके पास स्टिमुलाई हुआ, खाना इसके पास स्टिमुलाई हुआ, और इसने इस खाने को धीरे धीरे करके ये अपना सेल मेम्ब्रेन बढ़ाता है, धीरे धीरे करके अपना ये सेडोपोडिया जिसको बोलते हैं, ये बढ़ाता है, और इस खाने को अपने अंदर ले लेता है। तो ये हो गया इस खाने के प्रति, स्टिमुलाई के प्रति इसका रिस्पॉन्स। तो ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, इसके पास भी कॉन्शियसनेस था। तो कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, थिंग्स बोल रहे हैं, ऑर्गेनिज्म। लिख ले, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ये अमीबा है, लिख लेते हैं अमीबा है, ये अमीबा का फूड है, ये अमीबा का ये फूड है। और ये क्या, ये फैलाया है स्यूडोपोडिया, ये क्या फैलाया है, स्यूडोपोडिया। ठीक है, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब इसमें और कुछ जानना है। प्लांट के पास कोई भी, जैसे हम लोग के पास होता है ना ससेप्टिबल सेंस ऑर्गन, जैसे आई है, नोज है, ईयर है, और टंग है, हमारा स्किन है, तो ये सब जो हमारे पास सेंस ऑर्गन होते हैं ना अलग अलग प्रकार के, वैसा सेंस ऑर्गन प्लांट्स के पास नहीं होता है। कोई भी ससेप्टिबल सेंस ऑर्गन उनके पास नहीं होता है। तो सर फिर कॉन्शियसनेस कैसे होगा, रिस्पॉन्स कैसे देगा वो स्टिमुलस का? उनके पास बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू वो रिस्पांस देते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन का होना जरूरी नहीं है कि वो उसी के थ्रू रिस्पांस दें।
उनके पास और भी बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं जिनके थ्रू वो चीज़ों का रिस्पॉन्स करते हैं, वो लिखें। प्लांट्स डू नॉट हैव एनी susceptible sense organ। प्लांट्स डू नॉट हैव एनी ससेप्टिबल सेंस ऑर्गन, बट फिर भी ये बहुत सारे चीज़ों का, बहुत सारा स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर को ये रिस्पॉन्ड करते हैं, टेम्परेचर लाइट, मॉइस्चर पॉल्यूटेंट etc। इन सारी चीज़ों का ये रिस्पॉन्ड करते हैं, इन सारे स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट के पास कोई सेंस ऑर्गन नहीं है, फिर भी इन सारे स्टिमुलाई का रिस्पॉन्ड ये करते हैं, ठीक है। जैसे लाइट का रिस्पॉन्ड क्यों करते हैं? क्योंकि जब लाइट नहीं होता तो वो अपना फूड नहीं बना सकते हैं, वो उसका लाइट का रिस्पॉन्ड है। टेम्परेचर का रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्लांट सूखने लगते हैं, तो वो टेम्परेचर के प्रति रिस्पॉन्सिवनेस है। और मॉइस्चर के प्रति रिस्पॉन्सिवनेस कैसा होता है? मॉइस्चर कम होता है तब भी प्लांट सूखने लगते हैं, मॉइस्चर ज़्यादा होता है तब भी कुछ दिक्कत होती होगी, ठीक है। तो मॉइस्चर के प्रति भी रिस्पॉन्स होता है, पॉल्यूटेंट के प्रति भी रिस्पॉन्स होता है। प्लांट के पास ज़्यादा पॉल्यूटेंट वाले एरिया में प्लांट जल्दी ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो पॉल्यूटेंट वाले एरिया में ग्रो ही नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे एल्गी होता है कुछ कुछ। और क्या है ह्यूमन के पास तो, अच्छा इसमें एक एग्जाम्पल देना था, बहुत ही बेटर एग्जाम्पल है कि प्लांट जो है ना वो कुछ कुछ प्लांट, एक प्लांट है जिसका नाम है मिमोसा, नाम सुने होंगे, क्या है, फोल्डिंग ऑफ लीव्स इन, एग्जाम्पल इसका लिख देते हैं, फोल्डिंग ऑफ लीव्स इन मिमोसा पुडीज, बड़ा खतरनाक नाम है, मिमोसा पुडीज। इसको हिंदी में हम लोग मतलब देसी भाषा में इसको छुई मुई प्लांट भी बोलते हैं, छुई मुई प्लांट, या इसी को लाजवंती भी बोला जाता है, इसी का एक नाम होता है लाजवंती या छुई मुई प्लांट। कहते हैं ना मतलब उसको टच करो ना तो वो मुरझा जाता है, ठीक है, वही होता है छुई मुई प्लांट, जिसको मिमोसा पुडीज बोला जाता है। बायोलॉजिकल नेम इसका मिमोसा पुडीज है। और ह्यूमन बीइंग्स इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, अपने आप को अवेयर कर सकता है चीज़ों के प्रति, ठीक है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इसके बाद कॉन्शियसनेस को हमने लिख ही लिया है कि कॉन्शियसनेस क्या है, एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ये ध्यान में रखना है, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद पढ़ना है अडेप्टेशन, इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है अडेप्टेशन। नोट कर लीजिए, इसको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन नेक्स्ट टॉपिक है, अडेप्टेशन 8वां टॉपिक होगा। देखिए अडेप्टेशन क्या होता है, लिखते हैं पहले उसके बाद समझाते हैं। यूजफुल हेरिटेबल
changes, useful heritable changes in form, function and behavior, in form, function and behavior which enables an organism, which enables an organism to adjust well successfully in its environment. दिख रहा है ऊपर वाला? चलिए, अच्छा सा दिख रहा है। देखते हैं क्या कर रहा है ये एडेप्टेशन का डिफिनीशन क्या कर रहा है वो देखते हैं। यूजफुल हेरिटेबल चेंजेस इन फॉर्म, फंक्शन एंड बिहेवियर। अगर फॉर्म, किसी फॉर्म में, फॉर्म मतलब संरचना, जो स्ट्रक्चर होता है उसको फॉर्म लिखा गया है, फंक्शन बॉडी के फंक्शन में या उसके बिहेवियर में कोई चेंज आता है, और वैसा कैसा चेंज? हेरिटेबल चेंज करने का मतलब वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चला जा सके वैसा चेंज। ठीक है, ये चेंज उसके फॉर्म में आना चाहिए, स्ट्रक्चर में नहीं दिख रहा ऊपर, उसके फंक्शन में आना चाहिए या उसके किसी बिहेवियर में आना चाहिए, और वो चेंज के वजह से वो ऑर्गेनिज्म किसी भी इन्वायरमेंट में सक्सेसफुली वो ऑर्गेनिज्म एडजस्ट कर सके, वैसा चेंज। सुनो, हिंदी में सुनो। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वैसा चेंज जिसके वजह से वो ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर ले और ब्रीडिंग कर ले, उस चेंज को क्या बोलेंगे? उसके अंदर का एडेप्टेशन बोलेंगे। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वैसा चेंज जिस चेंज के वजह से वो उस इन्वायरमेंट में जी ले, अच्छे से जी ले और अच्छे से रिप्रोडक्शन कर ले, उस चेंज को बोलेंगे एडेप्टेशन। ठीक है, और वो चेंज किस में हो सकता है? उसके फॉर्म में हो सकता है, स्ट्रक्चर में हो सकता है, फंक्शन में हो सकता है, उसके बॉडी के किसी फंक्शन में हो सकता है, या फिर उसके बिहेवियर में हो सकता है। ठीक है, अब कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को बेटर एडेप्टेड तब माना जाएगा या बेस्ट एडेप्टेड तब माना जाएगा जब उसके अंदर का जो चेंज है और उस चेंज के वजह से कुछ उसको ऐसा ट्रेट मिला है, ऐसा कैरेक्टर मिला है जिसके वजह से वो उस इन्वायरमेंट में अच्छे से जी रहा है और अच्छे से ब्रीडिंग कर रहा है, तब उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म जो है उस इन्वायरमेंट में बेस्ट एडेप्टेड है। जैसे हम लोग अभी मान लीजिए कि कोई कश्मीर में रह रहा है, तो वो कश्मीर के लिए सूटेबल है। अगर उसको कहीं दूसरे जगह पे ले जाओ, मान लो यूपी लेके जाओ, बिहार लेके जाओ, तो वो क्या होता है, वो वहाँ पे थोड़ा सा उसका एडेप्टेशन जो है ना गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि वो सब दिन कश्मीर में रहे वो लोग, तो वो कश्मीर के लिए एडेप्टेड है, वहाँ के इन्वायरमेंट के साथ एडेप्टेड है। उनका बिहेवियर, उनका बॉडी का जो फंक्शन है, उनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ के हिसाब से है। उसको अगर इधर उधर कहीं वो जाएंगे तो उनमें थोड़ा सा दिक्कतें आएगी, तो वो कहाँ के लिए बेस्ट एडेप्टेड है? कश्मीर के लिए। तो क्यों? क्योंकि उनमें जो एडेप्टेशन हुआ है वो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से हुआ है, और उनमें जो कैरेक्टर्स है, उनमें जो बदलाव आया है वो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ना है कि एडेप्टेशन जो है ये दो तरह का होता है। एडेप्टेशन कितने तरह का होता है? दो तरह का। एडेप्टेशन दो तरह का होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन, एक होता है लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन, शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन जो होता है ये कुछ ही समय के लिए होता है। मतलब जब कभी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो, मतलब कि इन्वायरमेंट में कोई गड़बड़ी आ जाए, तो उसके हिसाब से जो बॉडी के अंदर चेंजेज होता है, उसके हिसाब से जो फंक्शन के अंदर चेंजेज होता है, स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेज होता है, या बिहेवियर के अंदर चेंजेज होता है, वो क्या होता है? शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन होता है। मतलब कि वो जब इन्वायरमेंट सही होगा, इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है वो सही होगा, तो ये जो एडेप्टेशन था वो खत्म हो जाएगा। शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन क्या होता है?
दीज अपेयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड, दीज अपेयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड, these appear for a short period to overcome a specific stress, to overcome a specific stress, a specific stress, or in response to a particular season, or in response to particular season। क्या कर रहा है कि ये जो होता है ये छोटे कम समय के लिए आता है, दीज अपेयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड, छोटे समय के लिए होता है, और छोटे समय के लिए ओवरकम स्पेसिफिक स्ट्रेस, मतलब किसी प्रकार का उसको दिक्कत आया है, कोई मतलब स्पेसिफिक स्ट्रेस है, कोई बड़ा सा दिक्कत नहीं है, छोटा सा दिक्कत है, उसके लिए अगर उसमें कोई चेंजेस आया है तो वो क्या होता है शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन, या फिर रिस्पॉन्स टू पार्टिकुलर सीजन, कोई अगर सीजन आया है तो उस सीजन में उसके बॉडी के अंदर जो बदलाव आया है वो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन क्या होता है, दीज develops in response to these develop in respond to a struggle for existence in order to survive। ये लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन जो होता है ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए होता है, मतलब कि उस इन्वायरमेंट में जीने के लिए होता है, मतलब उसी के इन्वायरमेंट के जैसा बन जाना। मान लीजिए कि कोई कश्मीर से बंदा चल के आ गया, मान लीजिए साउथ चला गया, कश्मीर से साउथ, कश्मीर में तो बहुत ठंडा होता है, साउथ में थोड़ा ज़्यादा गर्मी होता है, तो वहाँ ठंडे प्रदेश से एकदम वहाँ चला गया तो उसके अंदर भी एडेप्टेशन होगा, उसके अंदर भी एडेप्टेशन होगा, और वो एडेप्टेशन वहाँ पे स्ट्रगल, उसके लिए तो वहाँ का जीवन स्ट्रगल फुल हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रगल उसके लाइफ में आ जाएगा, तो वहाँ पे एग्जिस्टेंस करने के लिए, मतलब वो अब सोच लिया कि हमको सब दिन वहीं पे रहना है, वो सोच लिया कि सब दिन वहीं पे रहना है, कुछ समय के लिए नहीं गया है, सब दिन जीवन भर वहीं रहने गया है, तो उसके अंदर बहुत सारा चेंजेस आएगा, उसके अंदर बहुत सारा चेंजेस आएगा, तो वो कौन सा चेंजेस आएगा, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन होगा। ठीक है, और वो लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी भी जाता जाएगा। ठीक है, वो जो उनके अंदर जो एडेप्टेशन आया है वो उनके नेक्स्ट पीढ़ी में चला जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा। ठीक है, तो ये कब डेवलप होता है, एग्जिस्टेंस के लिए, जब एग्जिस्टेंस के लिए मतलब किसी जगह पे रहने के लिए स्ट्रगल हो रहा है ना, तो वहाँ पे कौन सा एडेप्टेशन जनरेट होता है, कौन सा चेंज होता है, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन जनरेट होता है वहाँ पे। ठीक है, ये जो है शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन ये डिसअपेयर हो जाता है जैसे ही, मतलब ये जो स्पेसिफिक स्ट्रेस आया था या फिर कोई एक पार्टिकुलर सीजन आया था, जैसे ही ये जाता है ये डिसअपेयर हो जाता है। शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन दे डिसअपेयर व्हेन a stressful condition गौन, जब स्ट्रेसफुल कंडीशन खत्म हो जाता है तो ये लॉन्ग शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन जो हुआ था, बॉडी के अंदर जो चेंजेस हुआ था वो डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन जो होता है ये थ्रू आउट द लाइफ रहता है, दीज आर लाइफ लॉन्ग, पूरे जीवन भर रहता है ये। ठीक है, रिमेन प्रेजेंट ऑल द टाइम, लाइफ लॉन्ग रिमेन प्रेजेंट ऑल द टाइम। ठीक है, ये जो होता है ये इनहेरिटेबल नहीं होता है, ये जो एडेप्टेशन होता है ये दोनों होता है, मतलब कि इनहेरिटेबल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है, मतलब कि अगले जनरेशन में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। दीज आर बोथ इनहेरिटेबल एंड एक्वायर्ड, दोनों में से कोई भी हो सकता है, पॉइंट की जगह और लिखो। ये इनहेरिटेबल भी हो सकता है, इनहेरिटेबल का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, लिख लें, ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन।
जब कोई कैरेक्टर अगले जनरेशन में जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, तो उसको इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जिसमें चेंज है ये इनहेरिटेबल चेंज है, अगर ये चेंज नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो उस चेंज को क्या बोलेंगे, इनहेरिटेबल चेंज बोलेंगे। तो ये जो होता है शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन, ये इनहेरिटेबल भी हो सकता है, मतलब अगले जनरेशन में जा भी सकता है, या फिर एक्वायर्ड भी हो सकता है, मतलब कि जिस जनरेशन में एक्वायर्ड हुआ है इसी जनरेशन में खत्म होगा, अगले जनरेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। इस वजह से ये चूंकि अगले जनरेशन में नहीं जाता है, इस वजह से इसका जो इवोल्यूशन में रोल है वो बहुत ही कम रोल है, वेरी लिटल रोल इन इवोल्यूशन, और इसका इवोल्यूशन में बहुत ज्यादा रोल है। दीज, ये पहले ये लिख लें, दीज आर इनहेरिटेबल, सो मेजर रोल इन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में इसका मेजर रोल होगा। क्यों? क्योंकि ये इनहेरिटेबल होता है। इनहेरिटेबल का मतलब समझ में आ गया है, वैसे कैरेक्टर या वैसे एडेप्टेशन या वैसे चेंज जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चला जाए तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेबल, ठीक है। अब इसके बाद ये खत्म हुआ, हमारा जो एडेप्टेशन था वो खत्म हुआ। एडेप्टेशन का देखें, एडेप्टेशन होता है क्या है, एडेप्टेशन किसके लिए होगा, एडेप्टेशन होता है एडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल एंड ब्रीडिंग, मेनली सर्वाइवल और ब्रीडिंग के लिए होता है। किसी भी जीव के अंदर एडेप्टेशन मेन दो कारण से होता है, सर्वाइवल और एडेप्टेशन के कारण, ठीक है। दिख रहा है सही से, अच्छे से दिख रहा है। अब इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है, अच्छा ब्रीडिंग क्या होता है ये समझ में आया है। ब्रीडिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, पिछले बार भी कहीं बताए होंगे, ब्रीडिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा नया टॉपिक है, नया टॉपिक नहीं, इसी का अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है 9 नंबर वाला, इवोल्यूशन। इसके बाद कौन पढ़ेंगे, इवोल्यूशन। नोट कर लीजिए इसको, हो गया, मिटाएं इसको, चलिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, इवोल्यूशन, 9 नंबर, इवोल्यूशन। दिख रहा है इतना, इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, मतलब किसी पुराने चीज से नया चीज का बनना इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन कहलाता है। किसी पुराने चीज के अंदर बहुत सारे चेंज होते होते एक नया चीज बन जाना जो बेटर सर्वाइव कर सके इन्वायरमेंट में, वही कहलाता है इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन इज द चेंज इन evolution is the change in the characteristic of a species over several generation and realize on the process of natural selection, क्या इवोल्यूशन इज अ चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक, किसी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक में चेंज होना,
किसी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक में चेंज होना या किसी स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक में चेंज होना सेवरल जनरेशन तक कुछ जनरेशन तक, और तब अगर वो चेंज नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर के द्वारा सिलेक्ट हो गया, अगर वो जो चेंज हुआ है वो नेचर के द्वारा सिलेक्ट हो गया तो उसको क्या कहेंगे कि वो इवोल्यूशन हुआ है, वो विकास हुआ है। अब तक का सबसे बड़ा इवोल्यूशन ह्यूमन बीइंग है। अब तक का सबसे बड़ा इवोल्यूशन कौन है? ह्यूमन बीइंग, क्योंकि जो दुनिया का सबसे बेहतर दुनिया का सबसे बेहतर स्पीसीज माना जाता है, दुनिया का सबसे बेहतर जाति माना जाता है, तो वो ह्यूमन्स है। मतलब हम लोग जानते हैं कि हम लोग मतलब चिंपैंजी से उत्पत्ति हुए हैं, तो चिंपैंजी से क्या हुआ, धीरे धीरे उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुए होंगे, कैरेक्टरिस्टिक उसमें बहुत सारा चेंज हुए होंगे जिससे हम लोग बने, तो वो क्या है? इवोल्यूशन है। उनके जनरेशन दर जनरेशन क्या हो रहा होगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेज आ रहे होंगे जिसके वजह से हम लोग बने, तो ये इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन का सिंपल सा मतलब समझना है कि पुरानी चीज़ों में बहुत सारे चेंजेज आके हो के नए चीज़ों का बनना जो उस कंडीशन के लिए ज़्यादा सूटेबल हो, यही क्या कहलाता है? चेंज, इवोल्यूशन कहलाता है। समझ में आया है इवोल्यूशन? ठीक है, इसमें बस इतना ही लिखना था, इतना ही जानना था। इवोल्यूशन का जो मेन एम होता है वो फिटनेस होता है। एम ऑफ इवोल्यूशन इज फिटनेस। फिटनेस ही ये इवोल्यूशन का मेन एम होता है। फिटनेस का मतलब होता है किसी इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर लेना, वही उसका फिटनेस होता है। ठीक है, और इवोल्यूशन का मेन एम होता है वही फिटनेस, कि वो किसी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर लिया जाए, मतलब उसके अंदर कुछ ऐसा चेंज आ जाए जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक था रिपेयर एंड रीजनरेशन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिपेयर एंड रीजेनरेशन। ठीक है, रिपेयर और रीजनरेशन में क्या पढ़ेंगे? रिपेयर में पढ़ेंगे, रिपेयर में सिंपल देखिए, अगर बॉडी के अंदर सेल अगर कोई कुछ डैमेज हुआ है, बॉडी किसका बना है? सेल का बना है, तो बॉडी के सेल के अंदर अगर कुछ डैमेज हुआ है तो रिपेयर कर लेगा, सेल के अंदर क्या हो जाएगा? रिपेयर हो जाएगा। और अगर मतलब सेल मर गया है तो उसका रीजनरेशन हो जाएगा। ठीक है, इट इज द एबिलिटी टू रिपेयर और रीन्यू डैमेज और लॉस्ट बॉडी पार्ट्स इन द पोस्ट एम्ब्रायोनिक लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और ये कब होगा? पोस्ट एम्ब्रायोनिक लाइफ में। रिपेयरिंग कब होगा? रिपेयर ऑफ लॉस्ट एंड या डैमेज्ड सेल इन पोस्ट एम्ब्रायोनिक लाइफ। ये तो समझ में आया सर, रिपेयर क्या है, लॉस्ट और डैमेज क्या है, ये सब समझ में आया। ये समझ में नहीं आया पोस्ट एम्ब्रायोनिक लाइफ किसको बोल रहा है? पोस्ट एम्ब्रायोनिक लाइफ किसको बोल रहे हैं? नहीं समझ में आया तो समझिए क्या किसको बोल रहे हैं पोस्ट एम्ब्रायोनिक लाइफ। पोस्ट एम्ब्रायोनिक लाइफ उसको बोलते हैं जब बच्चे का जन्म हो जाता है ना, जब बच्चे माँ के पेट के अंदर रहते हैं तो उनको एम्ब्रायो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको एम्ब्रायो बोलते हैं। और वही बच्चे जब जन्म ले लेते हैं तो वो क्या जन्म के बाद भी उसको एम्ब्रायो बोल देंगे? क्या नहीं, जन्म के बाद उसको क्या बोलते हैं? उसको जन्म के बाद चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चे के जन्म के बाद को क्या बोलते हैं? बाद वाले लाइफ को क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोनिक, पोस्ट एम्ब्रायोनिक लाइफ बोलते हैं। जन्म के बाद वाला जीवन, जन्म के बाद वाला जीवन, इसी को बोलते हैं पोस्ट एम्ब्रायोनिक लाइफ। ठीक है, तो पोस्ट एम्ब्रायोनिक लाइफ में मतलब जन्म लेने के बाद का जो जीवन है उसमें भी बहुत सारा सेल डैमेज होता होगा, बहुत सारा सेल डैमेज होते रहता है, रिपेयरिंग होते रहता है, खत्म होते रहता है, बनते रहता है। ठीक है, तो यही है रिपेयर, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर रिपेयरिंग होती रहती है, सेल के अंदर रिपेयर होना ही होना है। ठीक है, फिर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हील देयर वुंड और रिपेयर द डैमेज पार्ट्स। इसमें दो तरह का होता है चीज़ें। और रीजनरेशन जो होता है ना, रीजनरेशन के लिए दो वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, ईपीमॉर्फोसिस, ये रीजनरेशन के लिए वर्ड यूज किया गया, रीजनरेशन के लिए ईपीमॉर्फोसिस और मॉर्फोलैक्सिस।
मॉर्फोलैक्सिस। ईपीमॉर्फोसिस में क्या होता है कि किसी एक छोटे से पार्ट का रीजनरेशन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, रीजनरेशन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी एक ऑर्गेनिज्म के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट का रीजनरेशन होना। जैसे छिपकली का पूंछ कटता है तो उसका पूंछ फिर से आ जाता है, तो वो एक स्पेसिफिक पार्ट था। छिपकली का पूंछ जो था वो एक स्पेसिफिक पार्ट था, वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। तो उस टर्म के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? उस चीज़ के लिए एपीमॉर्फोसिस यूज करेंगे। इसमें वही कहा गया है कि अगर बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट का रीजनरेशन हो रहा है, अगर बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट का रीजनरेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एपीमॉर्फोसिस बोलेंगे। और मॉर्फोलैक्सिस किसको बोलेंगे? अगर पूरा बॉडी ही बन जा रहा है, अगर बॉडी के किसी एक पार्ट से पूरा बॉडी ही बन जा रहा है, पूरा ऑर्गेनिज्म ही बन जा रहा है, तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलैक्सिस। रीजनरेशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म थ्रू एनी बॉडी पार्ट, थ्रू एनी बॉडी पार्ट। किसी बॉडी के किसी भी एक पार्ट से अगर पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलैक्सिस। ये सब होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और हम लोग ये सब चीज़ें जो है ये लेबोरेटरी में भी करते हैं, जिसको टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं कि प्लांट का एक टिश्यू ले लेते हैं या एक सेल ले लेते हैं, उसके अंदर कल्चर करते हैं, मतलब उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं और उससे एक नया प्लांट बना लेते हैं। क्या है? बॉडी का एक पार्ट लिया और उससे एक नया प्लांट बन गया, तो ये क्या कहलाता है? मॉर्फोलैक्सिस। रीजनरेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म या रीजनरेशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म बाय देयर एनी बॉडी पार्ट। ये हो गया रीजनरेशन, रिपेयर एंड रीजनरेशन। अब इसके बाद पढ़ना है एजिंग। इसके बाद एजिंग पढ़ना है। एजिंग और डेथ, दो बच गया है, एजिंग और डेथ, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो जब भी अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो को जल्द ही देख के खत्म कर सके, अपना पढ़ाई तुरंत कर लें। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।